हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों रीट मेंस भर्ती परीक्षा से संबंधित लेवल 1 के लिए कलाम एकेडमी के द्वारा 16 नवंबर 2025 को माइनर टेस्ट 11 आयोजित करवाया गया था। इसका सॉल्यूशन में यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन सभी सवालों का आंसर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी रीट मेंस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और लेवल 1 से संबंधित है तो आप इस वीडियो को मिस ना करें। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। ये वीडियोस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप शुरू से लेकर एंड तक इन वीडियोस को देखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है आपके एग्जाम के अंतर्गत। आपको आइडिया लगेगा किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में बन के आने वाले हैं और किस तरीके से आपको उनको अटेम्प्ट करना है। तो जो भी विद्यार्थी रीट मेंस भर्ती परीक्षा से संबंधित है और लेवल 1 में तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तो आज का पहला सवाल है आपका, निम्न में से राजस्थान में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला आपका बेणेश्वर मेला हो जाएगा, जो कि आपका नवाटपुरा डूंगरपुर में लगता है। और ये कब लगता है? आपका माघ पूर्णिमा को लगता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है, राजस्थान में मलुके का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो मलुके का मेला आपका कहाँ पर आयोजित होता है? मारवाड़ में आयोजित होता है। अभी ये सवाल आपका आरपीएससी के द्वारा पूछा गया था, तो याद रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस मेले का आयोजन चैत्र मास में नहीं होता है? तो कौन सा मेला आपका चैत्र मास में आयोजित नहीं होता है? तो कल्पवृक्ष का जो मेला है आपका, ये आपका चैत्र मास में आयोजित नहीं होता है। मल्लिनाथ जी का पशु मेला, जोहर मेला और सालासर हनुमान जी मेला, ये तीनों आपके चैत्र माह में आयोजित होते हैं। कल्पवृक्ष का मेला आपका चैत्र माह में आयोजित नहीं होता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? सवाई भोज का मेला आसिंद भीलवाड़ा, जसवंत पशु मेला भरतपुर, सांवलिया जी का मेला आपका गढ़बोर, तेजा जी का मेला परबसर नागौर। तो यहाँ पर कौन सा आपका असुमेलित है ये आपको बताना है। तो सांवलिया जी का मेला गढ़बोर जो दिया गया है ये गलत है। यहाँ पर यह आपका मंडफिया चित्तौड़ में लगता है। बाकी यहाँ पर सभी सही दिए गए हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से प्रकृति व मनुष्य की निकटता का अनुपम त्योहार हरियाली तीज किस माह में मनाई जाती है? तो हरियाली तीज आपकी किस माह में मनाई जाती है? तो ये श्रावण माह में आपकी मनाई जाती है। श्रावण शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है उसमें आपकी हरियाली तीज मनाई जाती है। राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं। तो कौन से त्योहार जो है ये आपके विभिन्न समय पर मनाए जाते हैं? कैलेंडर वर्ष के अनुसार इनका तिथि क्रम आपको सुमेलित करके क्रम से जमाना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये आप बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो आखा तीज वैशाख में आपकी आ जाती है। निर्जला एकादशी आपकी है। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा है। फिर आपकी भाद्रपद में जन्माष्टमी आती है। तो यहाँ पर तिथि क्रम के अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन 2 जो है ये आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा त्योहार ऐसा है जो कि आपका ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? तो गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस, ये तीनों आपके ईसाई धर्म से संबंधित है। नौरोज आपका ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से सांजी का संबंध किस देवी से है? तो ये सवाल काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सांजी का संबंध कौन सी देवी से आपका हो जाएगा? तो ये पार्वती माता से हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकनी मिट्टी से बना पात्र जिसका प्रयोग दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं घी दूध आदि रखने के लिए किया जाता है कहलाता है। तो चिकनी मिट्टी से बना पात्र कौन सा होता है जो कि आपका घी दूध रखने के लिए यूज में लिया जाता है? तो ये कौन सा आपका हो जाएगा? कोटे ये कहलाते हैं। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। इन्हें क्या कहा जाता है? कोटे कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, राजस्थानी लोक गीतों में नाजो, मर्ग नैनी, मिजाजन आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त में किए जाते हैं? तो नाजो, मर्ग नैनी, मिजाजन ये किसके लिए प्रयोग में लिए जाते हैं संबोधित करते समय? तो ये पत्नी के लिए यूज में लिए जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक पर्वतीय गीत नहीं है? तो इनमें से कौन सा आपका पर्वतीय गीत नहीं है? लालर, माछर, बिछियो, रसिया। तो यहाँ पर रसिया जो है ये आपका पर्वतीय गीत नहीं है। लालर, बिछियो और माछर जो है ये आपके पर्वतीय गीत के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? पनिहारी गीत पानी भरते जाते समय, जकड़िया गीत पुत्र जन्म के अवसर पर, कल्लाली गीत महफिल गीत, मूमल आपका श्रृंगारिक गीत। तो कौन सा यहाँ पर आपका असुमेलित है? तो पनिहारी गीत आपका जो है कालबेलियों के द्वारा किया जाता है पानी भरते जाते समय, ये बिल्कुल सही बात है। जकड़िया गीत पुत्र जन्म के अवसर पर नहीं गाया जाता है, यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा।
कल्लाली आपका महफिल गीत है, मुंबल आपका श्रृंगारिक गीत है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, सिंपल सा सवाल है। पाने, फड़, मांडना और कावड़, और यहाँ पर आपको संबंधित सामग्री दी गई है, तो ये आपको बताना है कौन सा किससे सुमेलित है, और ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे, तो यहाँ पर सुमेलित कीजिए आप। पाने जो है ये तो आपके कागज पर बनाए जाते हैं, ए में आपका 4 होगा। फड़ आपकी कपड़े पर बनाई जाती है, जो कि भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मांडना आपका रंग हो जाएगा, और कावड़ आपकी लकड़ी से बनाई जाती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4 3 2 1 यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस लोक कला से रहा है? तो मांगीलाल मिस्त्री का संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो किससे रहा है? कावड़ से रहा है। इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्न में से सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोजत आपकी मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से अल्लाह जिलाबाई का संबंध किस गायन शैली से है? तो अल्लाह जिलाबाई का संबंध आपका मांड गायन शैली से यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, गैर नृत्य के संबंध में सही कथन है। तो गैर नृत्य जो है इसके संबंध में सही कथन आपको बताना है। यह नृत्य होली के अवसर पर केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य करने वाला मेड़िया कहलाता है। ढोल, बागिया, थाली आदि इस नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो कौन सा यहाँ पर सही कथन है, ये आपको बताना है। तो ये मेडिया वाला जो बात है ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगी। ठीक है, 2 तो यहाँ पर गलत हो गया, फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर आपका सही है। गैर नृत्य होली के अवसर पर केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और ढोल, बागिया, थाली इस नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर 1 और थर्ड आपका सही होगा, 2 यहाँ पर आपका गलत है। निम्न में से किशनगढ़ की फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? तो फल्गुबाई का संबंध जो है ये आपका चरी नृत्य से हो जाएगा। थर्ड यहाँ पर आपका सही है, फल्गुबाई का संबंध आपका चरी नृत्य से है, जो कि गुज्जर जाति के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो कौन सा नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो लूर नृत्य जो है ये केवल महिलाओं के द्वारा आपका किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक व्यवसायिक लोक नृत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा आपका व्यवसायिक लोक नृत्य नहीं है? भवाई, कच्ची घोड़ी, तेरह थाली, अग्नि। तो कौन सा यहाँ पर आपका व्यवसायिक लोक नृत्य नहीं है? तो भवाई भी है, कच्ची घोड़ी भी है, तेरह थाली भी है। अग्नि लोक नृत्य जो है ये आपका व्यवसायिक लोक नृत्य नहीं है, तो 4 यहाँ पर आपका सही जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से राजस्थान के किस क्षेत्र से हेला ख्याल संबंधित है? तो हेला ख्याल का संबंध आपका कहां से हो जाएगा? दौसा से हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। गोपीचंद भट्ट, फूलजी भट्ट, वासुदेव भट्ट का संबंध किस लोकनाट्य से है? तो इनका संबंध आपका किस लोकनाट्य से हो जाएगा? तमाशा से हो जाएगा। गोपीजी भट्ट, फूलजी भट्ट और वासुदेव भट्ट। तमाशा जो है ये आपका प्रताप सिंह के समय लोकप्रिय हुआ था। कहां से लाया गया था? ये महाराष्ट्र से लाया गया था। अगला सवाल देखिए, घर से शमशान तक अर्थी की दिशा परिवर्तन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो घर से शमशान जब जाते हैं तो बीच में अर्थी की दिशा जो है वो परिवर्तित की जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे आदेठा कहा जाता है। ये सवाल भी पूछा जाता है एग्जाम में। इसे क्या कहा जाएगा? आपका आदेठा कहा जाएगा, ये याद रखना। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से पहले का है? तो इनमें से कौन सा संस्कार आपका जन्म से पहले का हो जाएगा? तो 16 संस्कार आपने पढ़े होंगे, उसमें से आपके कुछ संस्कार जो है ये जन्म के पहले होते हैं। लगभग 3 संस्कार आपके जन्म से पहले होते हैं, तो पुंसवन जो है ये आपका जन्म से पहले का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही है। निम्न में से कौन सा एक तत्ववाद यंत्र नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक आपका तत्ववाद यंत्र नहीं है? तो यहाँ पर अलगोजा जो है ये आपका तत्ववाद में नहीं आता है, ये आपका सुशीरवाद में आता है, तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी रावण हत्था, भपंग और जंतर ये तीनों आपके तत्ववाद है। निम्न में से कर्णाभील का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो कर्णाभील जो है इनका संबंध आपका नड़ से हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, देवनारायण जी की फड़ से जुड़ा हुआ वाद्य यंत्र है। तो देवनारायण जी की फड़ से जुड़ा हुआ वाद्य यंत्र कौन सा है आपका? जंतर वाद्य यंत्र यहाँ पर हो जाएगा, जो कि देवनारायण जी की फड़ वाचन करते समय गाया जाता है, और फाबू जी की फड़ का वाचन करते समय आपका रावण हत्था गाया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? चार बेत, लाल सोट, ये आपका गलत हो जाएगा। चार बेत आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का प्रसिद्ध है, तो ये गलत हो गया। अली बख्शी आपका मेवात में हो जाएगा, अलवर में। कुचामणी ख्याल डिडवाना कुचामन में। हीरा रांझा ख्याल आपका शेखावटी। बाकी ये तीनों आपके सही है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से दूल्हे की बारात जाने के बाद वर पक्ष की महिलाओं द्वारा कौन सा स्वांग प्रदर्शित किया जाता है? तो वर पक्ष की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा कौन सा स्वांग जो है ये प्रदर्शित किया जाता है बारात के बाद वर पक्ष की महिलाओं द्वारा? तो दूल्हे की बारात जाने के बाद वर पक्ष की महिलाओं द्वारा कौन सा स्वांग यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है? तो ये खोड़िया स्वांग यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है।
निम्न में से भद्र का संबंध है, तो भद्र का संबंध याद रखना, भद्र का संबंध किससे हो जाएगा? अंत्येष्टि से हो जाएगा। अंत्येष्टि का मतलब होता है मृत्यु का संस्कार। ऑप्शन 2 यहां पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस रस्म का संबंध विवाह से नहीं है? तो ऐसी कौन सी रस्म है जिसका संबंध विवाह से नहीं है? तो भद्र अभी हमने देखा था, इसका संबंध किससे? मृत्यु से है। बाकी बडार, तोरण और समठुनी, इनका संबंध आपका विवाह से हो जाएगा। पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? तो पुत्र जन्म के 10वें दिन ऐसा कौन सा रिवाज आपका होता है, वो आपको बताना है। तो ये आपका होता है दसोटन। ये सवाल अभी आपका आरपीएससी ने पूछा था। ठीक है, दसोटन मनाया जाता है 10वें दिन। अगला सवाल है, राजस्थान में वर पक्ष का वधु के पिता द्वारा स्वागत किए जाने के रिवाज को क्या कहा जाता है? तो वर पक्ष का वधु के पिता के द्वारा जब स्वागत किया जाएगा तो ये आपका क्या रिवाज कहलाता है, ये आपको बताना है। ये आपका क्या कहलाएगा दोस्तों? ये आपका मधुपर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मधुपर्क यहां पर कहलाएगा। तो 33 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, होली के अवसर पर नाण का आयोजन निम्न में से कहां होता है? तो होली के अवसर पर नाण का आयोजन कहां पर होता है? तो ये आपका कहां पर होता है? सांगोद कोटा में होता है। कहां पर होता है भैया? सांगोद कोटा में होता है नाण का आयोजन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म मेला दिन तिथि सुमेलित नहीं है? तो यहां पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। बाणगंगा वैशाख पूर्णिमा को लगता है, बिल्कुल सही बात है। इसको इसी तरीके से याद रखना, ब से बाण, ब से वैशाख। बाणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। डिग्गी का मेला आपका श्रावण अमावस्या को लगता है। कपिल मुनि का मेला कार्तिक अमावस्या को नहीं लग के ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, खलकनी माता गदा मेला जयपुर जिले के किस गांव में आयोजित किया जाता है? तो खलकनी माता का मेला कहां पर आयोजित होता है? तो ये भावगढ़ बंदिया में आयोजित होता है। थर्ड यहां पर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय कठपुतली कला में अभ्यासरत है? तो कठपुतली कला में अभ्यासरत आपका कौन सा हो जाएगा? भाट यहां पर हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहां पर बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? तो विवाह के अवसर पर कौन से लोकगीत आपके गाए जाते हैं, ये आपको बताने हैं। तो विवाह के अवसर पर आपके कौन कौन से हो जाएंगे? तो एक तो आपका जला हो जाएगा, जो कि विवाह के अवसर पर गाया जाता है। इसके अलावा घोड़ी हो जाएगा, और इसके अलावा सीटने हो जाएंगे, छेड़े नहीं होते हैं। तो यहां पर आपका राइट आंसर ए बी डी यहां पर सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। यहां पर भी आपको सुमेलित करना है, सिंपल सा सवाल है। भवई नृत्य कहां पर किया जाता है? गुडला नृत्य है, बम है, अग्नि है। अग्नि तो आपका बीकानेर का हो गया, कतरेसर बीकानेर। बम नृत्य आपका अलवर भरतपुर का हो जाएगा। गुडला आपका कहां का हो गया? जोधपुर का हो गया। भवई आपका उदयपुर का हो जाएगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। तो बताइए राइट आंसर क्या हो गया? सेकंड, फोर और थर्ड, फोर। सी में आपका हो जाएगा 4। तो सी में हो गया 4, बी में हो गया फर्स्ट, ए में हो गया सेकंड, डी में हो गया थर्ड। थर्ड यहां पर आपका सही जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। महिलाओं के वस्त्रों में गीदड़ नृत्य करने वाले पुरुष को किस नाम से जाना जाता है? यह भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। गीदड़ नृत्य जब आपका किया जाता है तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो महिलाओं के वस्त्रों में किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे गणगौर कहा जाता है। ऑप्शन 4 आपका सही होगा। जैसलमेर के लोक संगीत में प्रमुख रूप से कौन सा ख्याल गाया जाता है? तो जैसलमेर के लोकगीतों में कौन सा ख्याल प्रमुख रूप से गाया जाता है? तो यहां पर आपका हो जाएगा महेंद्रारी ख्याल। याद रखना इसको, महेंद्रारी ख्याल ये जैसलमेर के लोकगीतों में गाया जाता है। झामटिया और खटकड़िया पात्रों का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो झामटिया और खटकड़िया पात्रों का संबंध आपका किस लोक नृत्य से है? गौरी लोक नृत्य से है। कठपुतली निर्माण में मूलतः किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो कठपुतली के निर्माण में आपके आडू लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। कौन सी लकड़ी का? आडू लकड़ी का यहां पर प्रयोग में लिया जाता है कठपुतली के निर्माण में। अगला सवाल देखिए, मारवाड़ में किस त्योहार को तुर्रा पांचम के नाम से भी जाना जाता है? तो तुर्रा पांचम के नाम से किसे जाना जाता है? बसंत पंचमी को जाना जाता है मारवाड़ में तुर्रा पांचम के नाम से। निम्न में से किस लोक नाट्य के कलाकार खेलर कहलाते हैं? तो खेलर किस लोक नाट्य के कलाकार आपके कहलाएंगे? तो रम्मत के कलाकार जो होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? खेलर कहलाते हैं। अगला सवाल है, शंकरदान सामोर के बारे में सही कथन है। इनका जन्म चूरू जिले में हुआ। बकतरो बायरो, देश दर्पण, मुल्कराम मीठा ठग आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो यहां पर कौन सा आपका सही है ये आपको बताना है। तो शंकरदान सामोर का जन्म कहां पर हुआ था? चूरू जिले में हुआ, ये बता चुका हूं मैं आपको। बकतरो बायरो, देश दर्पण, मुल्कराम मीठा ठग ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। थर्ड यहां पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए,
क्वेश्चन नंबर 47, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान आपकी कर्नल टोड के द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल है, यहां पर कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? कौन सा यहां पर सही सुमेलित नहीं है? रामनाथ कव्या, द्रौपदी विनय, चंद्र सिंह बिरकाली, कहम मुकरनी, तेज सिंह जोधा, आदि और आस्था, रघुराज सिंह हाड़ा, फूल केसुला फूल। तो यहां पर कौन सी असुमेलित है? तो ये तेज सिंह जोधा वाली यहां पर असुमेलित है। बोलता आखर नामक नाटक के नाटककार है, तो बोलता आखर नामक जो नाटक है इसके नाटककार कौन हो जाएंगे? तो ये बताइए क्या आंसर आपकी यहां पर सही होगा? तो ये B.L. माली यहां पर होगा। बोलता आखर नामक नाटक के नाटककार है B.L. माली। अगला सवाल देखिए, उतर भीका मारी बारी, गावरी हताई, अधूरा सपना आदि कहानी संग्रह के कहानीकार है, तो इसके कहानीकार कौन हो जाएंगे? आपके नरसिंह राज पुरोहित यहां पर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, पीएम श्री योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पर असत्य है? तो यहां पर असत्य कथन आपको बताना है। यह योजना 5 सितंबर 2022 को प्रारंभ की गई, तो ये बात बिल्कुल सही है। 5 सितंबर 2022 को आपकी पीएम श्री योजना प्रारंभ हुई थी। इस योजना का 2022-23 से 2026-27 के लिए 27,360 करोड़ का बजट है, तो ये बात भी यहाँ पर सही है। इसके वित्त पोषण का केंद्र और राज्य में अनुपात 50-50 है, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। इसके तहत वर्तमान में राजस्थान में 739 पीएम श्री विश्वविद्यालय संचालित है, 739 विश्वविद्यालय संचालित है, तो यहाँ पर थर्ड जो है ये आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस योजना को राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पहल भी कहा जाता है? तो राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पहल भी कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है? निपुण भारत योजना को कहा जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, 1995 से संचालित मिड डे मील योजना का नाम परिवर्तित करके पीएम पोषण योजना कब किया गया? तो पीएम पोषण योजना कब किया गया? तो 29 सितंबर 2021 को किया गया था। कब किया गया? 29 सितंबर 2021 को। अगला सवाल देखिए, इंस्पायर योजना का पूरा नाम क्या है? तो इंस्पायर योजना का पूरा नाम इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च है, तो इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, तो ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना का संचालन कौन करता है? तो इंस्पायर अवार्ड मानक योजना का संचालन आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग करता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के तहत कक्षा 11 से लेकर 12 के लिए प्रतिमाह कितने रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है? तो कितने रुपए की छात्रवृत्ति यहां पर दी जाती है? तो 1250 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना की राजस्थान में नोडल एजेंसी कौन सी है? तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? RSCERT हो जाएगी, RSCERT। अगला सवाल है, स्टार्स योजना के तहत शिक्षा गुणवत्ता सुधार हेतु किस केंद्र की स्थापना की गई है? तो किस केंद्र की स्थापना की गई? यहाँ पर परख की स्थापना की गई है। समग्र शिक्षा अभियान में समाहित नहीं है, समग्र शिक्षा अभियान में समाहित नहीं है, तो क्या समाहित नहीं है? तो राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा अभियान यहाँ पर समाहित नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान भी है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी है, शिक्षक शिक्षा भी है। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 की क्रियावधि कब तक है? तो समग्र शिक्षा अभियान 2.0 की क्रियावधि आपकी 31 मार्च 2026 तक है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की पात्रता के संदर्भ में असत्य विकल्प का चयन करना है। तो असत्य विकल्प आपको बताना है, अभ्यर्थी राजस्थान के मूल निवासी हो, अभ्यर्थी SC ST OBC MBC अल्पसंख्यक EWS वर्ग का सदस्य या विशेष योग्यजन हो, अभ्यर्थी जिनके माता पिता अभिभावक राजकीय कार्मिक नहीं है, तो परिवार की वार्षिक आय 10 लाख रुपए तक हो। यही बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। पहला सही है, दूसरा सही है, अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में राज्य सरकार की इस निःशुल्क कोचिंग योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया हो, तो यहाँ पर 1, 2, 4 आपका सही है, थर्ड यहाँ पर आपका गलत है। अगला सवाल है, पन्नादाई बाल गोपाल योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को सप्ताह में 6 दिन पाउडर से निर्मित दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो किन विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जा रहा है, यह आपसे पूछा गया है। तो कक्षा 1 से लेके 8 तक के विद्यार्थियों को प्रोवाइड किया जा रहा है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी योजना बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित नहीं है? तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा संचालित योजना कौन सी नहीं है? तो शारीरिक अक्षमता आर्थिक संबलता पुरस्कार, विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा और आपकी बेटी योजना, ये तो इनके द्वारा चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना इनके द्वारा नहीं चल रही है।
गार्गी पुरस्कार के तहत पात्र बालिकाओं को प्रतिवर्ष देय राशि है। तो गार्गी पुरस्कार में कितने रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है पात्र बालिकाओं को। तो ये आपके 3,000 रुपए दिए जाते हैं। ऑप्शन 2 यहां पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत वितरित की जाने वाली स्कूटी की संख्या विभिन्न संकायों को निर्धारित अनुपात में दी जाती है। इनमें से सर्वाधिक स्कूटी किस संकाय को दी जाती है? तो सर्वाधिक स्कूटी किस संकाय को दी जाती है? कला संकाय को यहां पर दी जाती है। अगला सवाल है, देवनारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत पात्रता हेतु अभ्यर्थी के माता पिता की वार्षिक आय कितने रुपए से कम होनी चाहिए? तो देवनारायण स्कूटी योजना में अगर आपको लाभ प्राप्त करना है तो पिता की वार्षिक आय कितने रुपए से कम आपकी होनी चाहिए? तो ये 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। पीएम ई विद्या योजना के तहत इंटरनेट की पहुंच से दूर बच्चों के लिए संचालित टीवी चैनल का नाम था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये आपका स्वयं प्रभा हो जाएगा। स्वयं प्रभा यहां पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में संचालित नहीं है? तो ये किस जिले में आपका संचालित नहीं है? तो ये आपका चूरू में संचालित नहीं है, अलवर, उदयपुर, जालौर में संचालित है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब प्रारंभ हुआ? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आपका कब प्रारंभ हुआ? तो ये 2004-05 में आपका प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल है, पद्माक्षी पुरस्कार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग की बालिका ने कक्षा 10 में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो उस बालिका को कितनी पुरस्कार राशि प्राप्त होगी? तो कितनी पुरस्कार राशि उस बालिका को प्राप्त होगी? पद्माक्षी पुरस्कार योजना, ये इंपॉर्टेंट योजना है, लेटेस्ट योजना है, पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अनुसूचित जाति वर्ग की बालिका ने अगर कक्षा 10 में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो 50,000 रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना की शुरुआत 2021 में की गई। इस योजना के अंतर्गत क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल शीर्ष 50 शिक्षण संस्थानों तथा NIRF रैंकिंग में शीर्ष 150 भारतीय शिक्षण संस्थानों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन से कथन जो है वो आपके सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर कथन 1 जो है ये आपका सही है, बी यहाँ पर आपका गलत है। राजस्थान के मेधावी छात्रों को दूसरे राज्यों के निःशुल्क भ्रमण हेतु कौन सी योजना संचालित है? तो यहाँ पर आपकी अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना संचालित है। राजस्थान के मेधावी छात्रों को दूसरे राज्यों के निःशुल्क भ्रमण हेतु, तो अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना, यह आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, असुमेलित युग्म का यहाँ पर चयन करना है। कौन सी योजना यहाँ पर आपकी असुमेलित है? तो यहाँ पर आपकी राजस्थान अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग बिल्कुल सही है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग, ये भी सही है। मीरा एकलव्य प्रोत्साहन योजना राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, ये भी सही है। विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण स्कूल शिक्षा विभाग, ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना राजस्थान RTE नियम 2011 के किस नियम की अनुपालना में लागू की गई? तो ये आपके नियम 7/4 की अनुपालना में लागू की गई है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर असत्य कथन आपको बताना है। राजस्थान में यह योजना 2009-10 में प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालित है, तो ये बात यहाँ पर गलत है। यह विद्यालय CBSE नई दिल्ली से संबंधित है। इनमें 55% सीटें बालिकाओं हेतु आरक्षित है, तो यहाँ पर तीनों बातें सही है, 2 यहाँ पर गलत है। राजस्थान में महिला शिक्षण विहार कहाँ संचालित है? तो महिला शिक्षण विहार अगर आपसे पूछा जाए ये आपका कहाँ पर संचालित है, तो ये आपका हो जाएगा झालावाड़ में। राजस्थान एकल या द्विपुत्री योजना के तहत कक्षा 12 की पात्र छात्राओं को राज्य स्तर पर देय प्रोत्साहन राशि है। तो राज्य स्तर पर देय प्रोत्साहन राशि राजस्थान एकल या द्विपुत्री योजना के तहत कक्षा 12 की पात्र छात्राओं को कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कितनी आपकी हो जाएगी भैया? ये आपकी 51,000 हो जाएगी। मीनू राजू मंच किस कक्षा वर्ग की बालिकाओं हेतु संचालित है? तो मीनू राजू वर्ग जो है ये कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाओं के लिए संचालित है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 79, राजस्थान निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के अंतर्गत सिलाई के लिए प्रति विद्यार्थी कितने रुपए बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं? तो सिलाई के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए? तो ये आपके 200 रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं। वीर बाला कालीबाई भील फीस पुनर्भरण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये आपकी किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2022 में प्रारंभ की गई थी।
वीर बाला कालीबाई भील पीस पुनर्भरण योजना। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। 21 सितंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेत्रहीनों के लिए कहां से मई का शिलान्यास किया? तो यहां पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो 21 सितंबर 2025 को अमित शाह ने नेत्रहीनों के लिए जोधपुर में सी पारसमल बोरा नेत्रहीन महाविद्यालय का शिलान्यास किया। 1 यहां पर आपका सही है। अगला सवाल है, 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर जिले में 8,500 करोड़ रुपए की लागत से आपके 590 मेगावाट जिले की BESS क्षमता युक्त FDRI अक्षय ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया। 2 यहां पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, 16 सितंबर को राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बांगड़े द्वारा किसे राजस्थान राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो राजस्थान राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये राजेश्वर सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 2 यहां पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, अटल प्रगति पथ योजना के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। यह भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 1 से 3 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़कों को सीमेंट कंक्रीट से विकसित किया जा रहा है। यह बात सही है आपकी। इस योजना का क्रियान्वयन PWD विभाग के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग। इस योजना के अंतर्गत राज्य बजट 2025-26 में 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में सड़कें बनाई जाने की घोषणा की गई है। ये बात यहाँ पर आपकी गलत है। वर्तमान में यह योजना राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल है। ये भी बात सही है। 1 और 2 सही है। 3rd यहाँ पर आपका गलत है। अगला सवाल देखिए, यहां पर आपको बताना है 25 सितंबर को गोवा में आयोजित 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह के दौरान राजस्थान के किस वेद को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो ये किसे प्रदान किया गया? यह आपके बनवारी लाल गौड़ को प्रदान किया गया। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी? तो ये आपकी किस स्थान पर रखी? नापला बांसवाड़ा में रखी है। कहां पर रखी है दोस्तों? नापला बांसवाड़ा में ये हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, नापला और बांसवाड़ा में रखिए। अगला सवाल देखिए, 15 जून से 15 जुलाई तक आयोजित धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान राजस्थान के कितने जिलों में चलाया गया? तो ये कितने जिलों में चलाया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका जो है 37 जिलों में चलाया गया है। अगला सवाल देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स BSR जारी करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? तो BSR जारी करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है, यह आपसे पूछा गया है। तो ये पहला राज्य है। अगला सवाल है आपका, 2 से 7 जुलाई तक चीन में आयोजित एशियाई कप वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 75 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता? तो रजत पदक जो है ये महक शर्मा ने जीता है। 3rd यहां पर सही होगा। अगला सवाल है आपका, 9 जुलाई को राजफेड द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में जैविक उत्पादों के विपणन और सहकारी समितियों वो कृषकों को उच्च गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध करवाने के लिए 2 संस्थानों के साथ MOU हस्ताक्षरित हुआ है। तो ये 2 संस्थान आपके कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एवं कॉनफेड के साथ। तो यहाँ पर 2 आपका सही होगा। सॉरी, यहाँ पर आपका भारतीय बीज सहकारी समिति होगी तथा सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड होगी, NCOL। तो यहाँ पर 3rd आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, असेंबली भाषा में लिखे गए निर्देशों को मशीनी भाषा में बदलने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो सिंपल सा सवाल है, असेंबली भाषा में आपने निर्देश को लिखा है, मशीनी भाषा में बदलना है, तो किसका प्रयोग किया जाएगा? असेंबलर का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एडोब फोटोशॉप जो है ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। लिनक्स, फायरफॉक्स, लिब्रे ऑफिस आपका इसके अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पर कौन सा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है एक? तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, सिस्टम यूटिलिटीज, ये सभी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा मेलफेयर का उदाहरण नहीं है? तो मेलफेयर का उदाहरण यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर फायरवॉल जो है ये आपका मेलवेयर का उदाहरण नहीं है। ये सवाल अभी जो आपका दोस्तों वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, ये आप याद रखना, फायरवॉल। अगला सवाल देखिए, एक्टिव सेल में ऑटोफिल हैंडल कहाँ स्थित होता है? तो एक्टिव सेल में ऑटोफिल हैंडल आपका कहाँ पर स्थित होता है? तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो नीचे दाएं कोने में हो जाएगा। तो एक्टिव सेल में ऑटोफिल हैंडल आपके नीचे दाएं कोने में होता है। MS एक्सेस किस प्रकार का डेटाबेस है? तो MS एक्सेस जो है ये आपका डेस्कटॉप डेटाबेस है। ऑप्शन 3rd यहां पर सही होगा, डेस्कटॉप डेटाबेस। अगला सवाल देखिए, MS विंडोज का डिफॉल्ट आइकन है। तो MS विंडोज का डिफॉल्ट आइकन आपका माई डॉक्यूमेंट,
और रिसाइकल बिन, 1 और 2 दोनों म्यूजिक। तो यहाँ पर क्या आपका सही होगा, 1 और 2 दोनों यहाँ पर आपका सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एमएस विंडोज का डिफॉल्ट आइकन है, तो माई डॉक्यूमेंट और रिसाइकल बिन दोनों हो जाएंगे। एमएस वर्ड में मैक्रोज के लिए प्रयुक्त टैब है, तो मैक्रोज जो की है उसको यूज में लिया जाता है, तो इसके लिए प्रयुक्त टैब कौन सी हो जाएगी, व्यू टैब यहाँ पर हो जाएगी, व्यू टैब यहाँ पर हो जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसका क्या कार्य है, तो प्रोसेस प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, फाइल सिस्टम प्रबंधन, ये सभी यहाँ पर हो जाएगा। एमएस पावर पॉइंट किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, तो एमएस पावर पॉइंट जो है ये आपका पीएनजी, डब्ल्यूएवी, एमआईडी, जिप, डॉट पीओटी सबको सपोर्ट करता है। 4 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 101, एमएस पावर पॉइंट 2010 में कौन सा प्रेजेंटेशन व्यू का प्रकार नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल है, कौन सा आपका प्रेजेंटेशन व्यू का प्रकार नहीं है, तो नॉर्मल भी होता है, नोट्स पेज है, स्लाइड शॉर्टर है, स्लाइड मास्टर है। तो यहाँ पर कौन सा आपका नहीं होता है, तो स्लाइड मास्टर यहाँ पर नहीं होता है। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग यूजर सिस्टम आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका मैकिन्टोश हो जाएगा। एमएस पावर पॉइंट में सिलेक्टेड स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी है, तो यहाँ पर डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है तो Ctrl+Shift+D यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट में सिलेक्टेड स्लाइड की अगर आपको डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है तो Ctrl+Shift+D। एमएस पावर पॉइंट में हैंड आउट है, तो एमएस पावर पॉइंट में आपका हैंड आउट हो जाएगा प्रेजेंटेशन की हार्ड कॉपी। प्रेजेंटेशन की हार्ड कॉपी जो होती है उसे हैंड आउट कहा जाता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयुक्त नहीं होता है, तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयुक्त नहीं होता है, यह आपका ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में प्रयुक्त नहीं होता है। अगला सवाल देखिए, चींटी के डंक के प्रभाव को केलेमाइन विलियन मलकर उदासीन किया जाता है, जिसमें होता है, तो चींटी का डंक जो होता है उसके प्रभाव को अगर कम करना है तो केलेमाइन विलियन मलकर उस पर लगाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट इसमें होता है। सारक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है, तो आपका सारक सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये आपका किसमें पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका साबुन में पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 108, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, बेसिक सा सवाल है। कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण ये क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है, तो विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर आपकी 15 से 18 प्रति मिनट होती है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। बल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो बल के संदर्भ में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। बल की प्रबलता प्राय इसके परिणाम से मापी जाती है, परिमाण से मापी जाती है। दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। तो ये तीनों बातें बिल्कुल आपकी सही है। अगला सवाल है, कोलू के बेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है, तो कोलू के बेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है, तो ये वर्ताकार गति का उदाहरण है। पेशीय बल किस प्रकार के बल का उदाहरण है, तो पेशीय बल जो होता है यह आपका संपर्क बल का उदाहरण है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा, संपर्क बल का उदाहरण है। फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रोम्बिन का मुख्य कार्य है, तो ये आपने पढ़ा होगा। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, तो इनका मुख्य कार्य है भैया रक्त का स्कंदन करना। पोडोसाइट पाई जाती है, पोडोसाइट कहां पर पाई जाती है, तो ये आपकी बोमेन संपूर्ण में पाई जाती है। अगला सवाल है, निम्न में से विषमांगी मिश्रण है, तो इनमें से विषमांगी मिश्रण आपका कौन सा है, ये आपको बताना है। तो तेल प्लस जल वाला जो है ये आपका विषमांगी मिश्रण है। अब यहाँ पर ये जो मैथमेटिक्स के सवाल है इनको मैं छोड़ रहा हूं, इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप इनको खुद से कर लेना। अगला सवाल देखिए आप 121, फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो फतेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी इमारत अगर आपसे पूछी जाए तो ये कौन सी हो जाएगी भैया, तो ये आपकी जोधाबाई का महल यहाँ पर हो जाएगा। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल जमान की उपाधि दी, तो नादिर उल जमान की उपाधि जहांगीर ने किसको दी थी, तो ये अब्बुल हसन को दी थी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, नादिर उल जमान की उपाधि जहांगीर के द्वारा अब्बुल हसन को दी गई। हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था, यह सवाल JN के एग्जाम में पूछा जा चुका है RS में SSB के द्वारा। यह कब लड़ा गया था, तो यह आपका 26 जून 1539 को लड़ा गया था। ठीक है, चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। निम्नलिखित में से रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिला नहीं है, तो रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिला यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो बालोतरा जो है ये रेड क्लिफ रेखा पर स्थित नहीं है।
अगला सवाल देखिए, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित यहाँ पर कौन सा नहीं है बताइए। मचकुंड तीर्थों का भांजा, जैसलमेर स्वर्ण नगरी, उदयपुर पुरू का पेरिस, बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर। पुरू का पेरिस जो है ये जयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाएगा? पुरू का पेरिस जयपुर को कहा जाएगा। पुरू का वेनिस पूछा जाता तो आपका उदयपुर होता। तो उदयपुर को क्या कहा जाता है? पुरू का वेनिस कहा जाता है, ना कि पेरिस। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार जीएसवीए में क्षेत्रवार योगदान के संदर्भ में असुमेलित है। तो यहाँ पर असुमेलित आपको बताना है। कृषि सही है 26.92%, ये आपके प्रचलित पर पूछा गया है। उद्योग 27.16, सेवा यहाँ पर 45.07, इनमें से कोई नहीं। तो सेवा यहाँ का गलत दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान के कृषि क्षेत्र के जीएसवीए प्रचलित कीमतों पर सर्वाधिक भाग किस क्षेत्र का रहा है? तो सर्वाधिक भाग आपका पशुपालन का यहाँ पर रहा है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला जिला है। तो पूर्ण जैविक कृषि वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका डूंगरपुर हो जाएगा। राजस्थान में संसदीय सचिव की अवधारणा को किस विधानसभा से प्रारंभ किया गया था? तो संसदीय सचिव की अवधारणा को आपकी किस विधानसभा से प्रारंभ किया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। संसदीय सचिव की अवधारणा आपकी 4वीं विधानसभा से आरंभ की गई थी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 130, राजस्थान के वे राज्यपाल जो अंतरिम संसद के सदस्य रहे हैं। तो अंतरिम संसद के सदस्य कौन कौन से आपके रहे हैं? तो एक तो आपके बलिराम भगत रहे हैं, जोगिंदर सिंह रहे हैं, इसके अलावा आपके हुकुम सिंह यहाँ पर रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, जब एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान का आकलन शिक्षण के दौरान करता है तो वो निम्नलिखित में शामिल है। तो ये किसमें शामिल है? आपका अधिगम के लिए मूल्यांकन में शामिल है। अगला सवाल है, एक परीक्षण वेद है। तो एक परीक्षण वेद है तो वह वही मापता है जिसे मापने का वादा करता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, निम्न में से किसको प्रेक्षण के लिए अथवा प्रश्न द्वारा सूचना एकत्रण अथवा दस्तावेज विश्लेषण के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा जांच सूची। ऑप्शन 4 सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 134 में निम्न में से व्यवहार के ज्ञानात्मक पक्ष संबंधित मूल्यांकन विधि है। तो संबंधित मूल्यांकन विधि आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये लिखित परीक्षा यहाँ पर हो जाएगी। अगला सवाल है, सबसे कम अनुपात की संभावना किस प्रकार के प्रश्नों में रहती है? तो सबसे कम अनुपात की जो है संभावना ये आपके किस प्रकार के प्रश्नों में रहती है? सामान्य प्रत्यास्मरण प्रश्नों में रहती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित का यहाँ पर मिलान करना है आपको। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 136 है यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया रचनात्मक ऑनलाइन मूल्यांकन उपकरण। तो इसमें तो आपका हो जाएगा 100 मूल्यांकन मॉड्यूल। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपका दिया गया है योगात्मक ऑनलाइन मूल्यांकन। तो योगात्मक ऑनलाइन मूल्यांकन यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी आपकी हो जाएगी। रचनात्मक ऑफलाइन मूल्यांकन में आपका क्या हो जाएगा? साप्ताहिक 100 परीक्षण प्रश्नोत्तरी हो जाएगी। और योगात्मक ऑफलाइन मूल्यांकन उपकरण में आपका हो जाएगा यहाँ पर व्यक्तिगत प्रयोगशाला रिपोर्ट। तो यहाँ पर 2 आपका सही है। अगला सवाल देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण निर्माण हेतु कौन सा क्रम सही है? तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण हेतु आपका कौन सा क्रम सही है? तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आपका परीक्षण की योजना बनाना, फिर उसके बाद परीक्षण मद्दों का निर्माण करना, फिर उसके बाद परीक्षण का प्रशासन एवं अंकन करना, फिर परीक्षण का मूल्यांकन करना। 4 यहाँ पर आपका सही है। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण निर्माण हेतु कौन सा क्रम नहीं है, मतलब सही है, ये बताना है। अगला सवाल है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैज्ञानिक मापनी है। तो वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और वैज्ञानिक मापनी आपकी कौन सी यहाँ पर हो जाएगी? तो ये आपकी आनुपातिक मापन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो प्रगति रिपोर्ट तैयार करना इसका उद्देश्य नहीं है। निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य यहाँ पर कौन सा नहीं है? अधिगम दोषों को दूर करना, छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करना, व्यक्तिगत समानताओं के आधार पर शिक्षण, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। तो व्यक्तिगत समानताओं के आधार पर शिक्षण, ये यहाँ पर उद्देश्य नहीं है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से वैज्ञानिक विधि के सोपानों का सही क्रम है। तो क्वेश्चन नंबर 141 जो है इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपका एक आ जाएगा समस्या को परिभाषित या चयनित करना,
फिर आपका प्रासंगिक आंकड़े एकत्रित एवं विश्लेषण करना, फिर आपका होगा परिकल्पना का निर्माण करना, फिर ये परिकल्पना का परीक्षण करना और परिकल्पना का निष्कर्ष निकालना। तो यहाँ पर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। प्रयोगशाला विधि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रयोगशाला विधि एक पूर्ण क्रियात्मक विधि है, तो ये बात सही है। इसकी विद्यार्थियों स्वयं क्रिया करते हुए सीखते हैं। इसमें विद्यार्थी जो होते हैं वो स्वयं क्रिया करते हुए सीखते हैं। इस विधि में विद्यार्थी अप्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखते हैं, तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। ए और बी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, निम्न में परियोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। तो परियोजना विधि जो है उसका आधारभूत सिद्धांत यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो सीखने के जीवन का सिद्धांत या आधारभूत सिद्धांत नहीं है। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सी विधि में उदाहरणों के आधार पर छात्र तार्किक ढंग से विश्लेषण करते हुए किसी विशेष सिद्धांत, नियम अथवा सूत्र पर पहुंचते हैं? तो यह आपकी हो जाएगी आगमन विधि। संश्लेषणात्मक विधि के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो संश्लेषणात्मक विधि के संदर्भ में असत्य कथन आपको बताना है। तो यह विधि सरल, सूक्ष्म एवं कर्मबद्ध है, यह बात तो सही है। यह अमनोवैज्ञानिक विधि है, इस विधि में समय अधिक लगता है, यह बात यहाँ पर गलत है। विश्लेषणात्मक विधि के पश्चात संश्लेषणात्मक विधि का उपयोग आवश्यक है। अगला सवाल है, पर्यवेक्षिक अध्ययन विधि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। इसमें छात्रों के भावनात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, तो ये बात गलत है यहाँ पर। इसमें शिक्षक का स्थान एक मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक होता है, यह विधि उच्च स्तर पर ही अधिक उपयोगी है। तो बी और सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, निम्न में से अभिकर्मित अधिगम संबंधी शिक्षण सूत्र नहीं है। तो ये आपका अमूर्त से मूर्त की ओर, ये नहीं है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका गलत है। अगला सवाल है, निम्न में से किस विधि में किसी एक विद्यार्थी या विद्यार्थियों के छोटे समूह को किसी एक शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत या वैयक्तिक स्तर पर शिक्षण प्रदान करने का कार्य किया जाता है? तो यहाँ पर जो है ये ट्यूटोरियल विधि आपकी हो जाएगी। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, निम्न में से शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य नहीं है। तो शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो व्यवहारिक ज्ञान की बजाय सैद्धांतिक ज्ञान देना, ये यहाँ पर नहीं है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से खेल विधि का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो खेल विधि जो होती है इसका जन्मदाता किसको माना जाता है? तो इसका सवाल आप क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे। इस सवाल का आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे। खेल विधि का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो जिन भी विद्यार्थियों को आता है वो आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।